हेलो दोस्तों, तो सबसे पहले आप ये डायग्राम देखो। ये हमारा यूरिनरी सिस्टम का है। इसके बाद ये हमारा है किडनी और ये हमारा होता है नेफ्रॉन। तो पहले डायग्राम कैसे लगे भाई कमेंट करके बताओ। अब हम यहाँ बात करें तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अपने चैप्टर यूरिनरी सिस्टम को। और ये हमारी वन वीडियो शॉर्ट है, मतलब इस एक ही वीडियो में ये पूरा का पूरा चैप्टर आज हमारा कवर हो जाएगा। बाकी इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले हमारे टॉपिक हैं वो रहेंगे जैसे किडनी और नेफ्रॉन के बारे में। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की कैसे बनती है। जैसे जो हमारी यूनिट थर्ड है ना, उसमें ये वाला क्वेश्चन यूरिन फॉर्मेशन के ऊपर, और यूनिट सेकंड में हमारे एसिड फॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन हमेशा ही आता ही आता है। इसके बाद हमारा मिक्टोजन रिफ्लेक्स 2 नंबर में आ जाता है। फिर रोल ऑफ किडनी इन एसिड बेस और रोल ऑफ रास इन किडनी, ये दोनों को ही हम छोटे छोटे में अच्छे से कवर कर लेंगे। तो ये सारे ही टॉपिक आपको आज इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिए, थोड़ा बहुत फास्ट कर लीजिए, लेकिन सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो आप लोग अच्छे से इसको देखिए। बाकी अगर हम बात करें यूरिनरी सिस्टम के बारे में, लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयर बेल फार्मा में। चलिए एक काम करते हैं, जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है ना, इसको ना हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। लेकिन उससे जब तक हम एग्जाम्पल समझ रहे हैं तब तक आप लोग क्या कहिए कि अगर आपको आती है तो यूरिनरी सिस्टम की डेफिनेशन, और इसको रीनल सिस्टम भी बोलते हैं, तो इसकी डेफिनेशन कमेंट करके लिखो भाई। कितने लोगों को आती है भाई पता तो चले हमें भी स्टार्ट करने से पहले। तो देखो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे एग्जाम्पल ले लो, बनाना तो हर किसी ने खाया होगा भाई, केला गलत मत लेना। तो बनाना केला हर कोई खाता है। और अगर यहाँ बात की जाए तो आम, मैंगो ले लेते हैं दूसरा फल, तो मैंगो और आम को भी मोस्टली लोग खाते हैं भाई, ज़्यादा होता है मैंगो। तो क्या आप इन दोनों फलों को खाते हो तो क्या पूरा खा जाते हो? ऐसा तो नहीं है ना। जैसे कोई भी अगर बनाना खाता है तो उसका जो छिलका होता है ना, उसको बाहर फेंक देते हैं। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो इस पूरे फ्रूट में हमारा क्या हो गया, छिलका एक वेस्ट हो गया। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे मैंगो के बारे में, तो जब आप आम खाते हो तो आम पूरा तो नहीं खा जाते, उसका जो बाहर का छिलका होता है हरा हरा वाला, उसको भी आप क्या करते हो, यहाँ पे बाहर फेंक देते हो। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या किया कि आपने जब यहाँ पे फल फ्रूट्स खाए तो उसका जो वेस्ट था ना वो आपने यहाँ पे फेंक दिया। तो अब अगर हम इसी से रिलेटेड अपने बॉडी के बारे में बात करें तो भाई हमारी बॉडी तो कितना कुछ खाती है। यानी कि सिंपल देखा जाए हम नॉर्मली खाना पीना खाते रहते हैं, अनगिनत खाते रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो हम कितना सारा आजकल फास्ट फूड खा रहे हैं, कितना गंदा संदा खा रहे हैं, बहुत कुछ है जो हमारे बॉडी में जाता जा रहा है। इसके अलावा बहुत सी गैसेज हैं, जैसे ऑक्सीजन तो जा रही है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ में और भी तो एनवायरनमेंट में गैसेज है ना, हाइड्रोजन वगैरह, तो वो भी हमारी बॉडी में चली जाती हैं। तो इस तरह देखा जाए तो हमारी बॉडी में बहुत सारा सामान है जो बॉडी के अंदर जा रहा है। तो अब बॉडी क्या करती है कि उसका जो भी जरूरी चीज़ें होती है ना, जैसे हमारे यहाँ पे क्या था, हमने आम के अंदर का पूरा आम खाया, गुठली और छिलका हमने बाहर फेंक दिया। उसी तरह बॉडी क्या करती है कि जो भी बॉडी के अंदर जो कुछ भी सामान जाता है, उसका जो भी इंपॉर्टेंट वाला सामान है, इंपॉर्टेंट वाले जो सब्सटेंस वगैरह है, उनको वो यूटिलाइज कर लेती है। जैसे ऑक्सीजन है, उससे एनर्जी वगैरह बना जाती है बाद में, उसके अलावा बॉडी ग्रोथ करने में और इन सब में। तो जब सारा कुछ यूज़ हो जाता है ना, तो जो बचा हुआ वेस्ट होता है ना, उसको बॉडी क्या करती है कि उसको बॉडी क्या करती है, बाहर निकालती है, यानी कि बॉडी से बाहर करती है, आउट करती है। तो एक्चुअल में जो हमारे यूरिनरी सिस्टम होता है ना, ये एक हमारा ऐसा सिस्टम है जो क्या कर रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर का जो वेस्ट है ना, उसको बाहर निकालने में हमारी हेल्प करता है। तो अगर सिंपल हम बोला जाए तो यूरिनरी सिस्टम को अगर हम डिफाइन करें तो क्या बोल सकते हैं, पहले इसको हम रीनल सिस्टम नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा एक वो सिस्टम होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में से वेस्ट और जो एक्सेस फ्लूइड है, जो ज़्यादा मात्रा में लिक्विड होता है, उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए। अब यहाँ पे फ्लूइड वर्ड एक्चुअल में क्यों आ गया? ऐसा इसलिए आया क्योंकि जो यूरिनरी सिस्टम है ना, वो एक्चुअल में क्या कर रहा है कि जो भी वेस्ट है उसको लिक्विड फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकाल रहा है। अब वो लिक्विड फॉर्म में क्या निकालता है, तो वो निकालता है यूरिन। यानी कि यूरिन एक्चुअल में वही है जो आपने देखा होगा, किडनी का बीमारी बाबा 10 बार पानी पियो 20 बार वॉशरूम जाओ। तो ये बाबू भैया का फेमस डायलॉग तो सुना होगा। तो यहाँ पे यूरिन क्या है, जो बार बार जाना पड़ता है और हर घंटे 2 घंटे में आई जाती है, कितना भी रोकोगे भाई इतने टाइम में हो ही जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो भी वेस्ट बन रहा होता है ना, वो सारा का सारा वेस्ट इससे यूरिन के थ्रू, इसको हिंदी में पेशाब वगैरह बोलते हैं, तो इसी के थ्रू क्या होता है, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ऐसे ना हमारी बॉडी में देखो, ये हमारा एक तरह से बोला जाए तो एक एक्सक्रीटेटिव सिस्टम है। इसका मतलब होता है कि हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना। अब इसमें एक हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है और एक हमारा क्या होता है, जो मतलब जीआई ट्रैक्ट से जो फीसल मटेरियल बाहर निकलता है ना, वो भी हमारा एक वेस्ट ही होता है, ठीक है। और इसके अलावा एक और होता है जो स्वेटिंग है, यानी कि जो पसीना वगैरह आता है ना, वो भी हमारा इसी के थ्रू निकलता है। चलो एक मज़ेदार क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आप लोगों ने एक चीज़ अगर नोटिस की होगी, कभी नहीं की तो भाई करना। जैसे क्या होता है कि जब सर्दियों का टाइम आता है, यानी कि बहुत ज़्यादा विंटर सर्दियाँ आती हैं, उस टाइम क्या होता है कि हमें क्या होता है, यूरिनेशन जो होती है ना बहुत ज़्यादा आती है, यानी कि बार बार लोगों को पेशाब जाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही गर्मियाँ आ जाती है ना, उनका जो पेशाब यूरिनेशन का टाइम है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है भाई? आखिर क्यों भाई हमें सर्दियों में ज़्यादा टॉयलेट आती है और जो गर्मियाँ होती है उसमें कम टॉयलेट आती है? ये बात आप कमेंट करके बताओ भाई। रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोगों को ये आता है।
तो अब देखा जाए ओवरऑल आपको ये समझ आ गया कि जो हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है ना, एक तो उसको हम रीनल सिस्टम भी बोलते हैं, और ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि रीनल का मतलब होता है किडनी, और ये यूरिनरी सिस्टम के अंदर हमारी जो किडनी होती है ना, वो मेन चीज़ होती है, जो कि मेन मतलब हमारा ऑर्गन होता है जो पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ प्ले करता है। तो इसीलिए हम इसको रीनल सिस्टम भी बोलते हैं, और इसका मेन काम क्या है कि हमारी बॉडी में से जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो ये तो हमारी हो गई ऊपर ऊपर से बात है, लेकिन अब एक्चुअल में किडनी या फिर जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है वो करता क्या है। तो जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये हमारा होता है यूरिनरी सिस्टम। अब इसमें हमारी यहाँ पे दो किडनी प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? दो किडनी होती हैं। ये हमारे दो यूरेटर्स के पाइप होते हैं, इसको हम यूरेटर्स बोलते हैं। ये दो यूरेटर्स के पाइप होते हैं, और एक हमारा होता है यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर, और एक हमारे यहाँ पे होता है यूरेथ्रा। तो यहाँ पे क्या क्या होते हैं? दो किडनी, दो यूरेटर्स, एक हमारा होता है यूरिनरी ब्लैडर, और एक हमारा होता है यूरेथ्रा। अब बहुत ही ध्यान से सुनो कि एक्चुअल में जो हमारे यूरिनरी सिस्टम या पूरी की पूरी जो किडनी है वो करती क्या है। तो ये करती है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। अब देखो, एक बार आपको पता होगी कि जो भी हमारा बॉडी है, जिसमें जो कुछ भी हमारा सब्सटेंस अगर ट्रांसफर होता है, वो हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है? ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होता है, यानी कि ऊपर नीचे हर तरफ क्या हमारे ब्लड के थ्रू ही ट्रांसफर होता है। तो जो भी हमारा वेस्ट है वो कैसे निकलेगा? वो हमारा ब्लड के अंदर से ही तो निकलेगा ना। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे मान लो ये हमारा ब्लड है, ये आपको देख रहे होंगे, तो ये हमारी आर्टरी होती है ना। तो जो भी हमारा ब्लड होता है वो इसके थ्रू क्या होता है? यहाँ से एंटर करके और हमारे किडनी में चला जाता है। तो ओवरऑल क्या हुआ कि जो हमारा ब्लड है वो हमारा किडनी में चला जाता है। ये एक किडनी जो होगी तो किडनी के अंदर चला जाता है। अब किडनी में जाने के बाद यहाँ पे होती है फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जो भी ब्लड है उसके अंदर का जो भी वेस्ट मटेरियल है वो हमारे यहाँ पे नीचे आ जाता है। और नीचे कहाँ आएगा? जैसे ये दोनों किडनी है, तो यहाँ पे जो भी वेस्ट मटेरियल जो बना वो हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है? नीचे जहाँ आके और इस यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। और उसके बाद जो यहाँ पे वेस्ट आया है उसी को हम यहाँ पे यूरिन बोल देते हैं, वो हमारी इस यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो ये तो एक काम हो गया। अब क्या हो गया? जो सारा ब्लड तो नहीं निकल जाता, तो जो ब्लड का वेस्ट था वो तो हमारा बाहर निकल गया, लेकिन जो बचा हुआ ब्लड था वो हमारा क्या होता है? दोबारा हमारा क्या चला जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि हमारे ब्लड में चला जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से पूरा हमारा निकल गया, तो जो वेस्ट था वो हमारे यहाँ पे नीचे आ जाएगा, और जो हमारा अच्छा वाला ब्लड हो गया, फिल्टर होकर ब्लड हो गया, वो हमारा फिर से क्या होगा? इस वाली से वापस चला जाएगा हमारी बॉडी के अंदर। तो यहाँ से हमारे जो भी बाकी का बॉडी या ब्लड था वो हमारा इस वाले से आया, हमारे किडनी में गया। किडनी में जाने के बाद उस ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ, और फिल्टर होने के बाद जो भी हमारा वेस्ट था वो हमारे यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो गया यूरिन की फॉर्म में, और यहाँ से बाहर निकल गया। अब जो अच्छा वाला ब्लड था जो फिल्टर हो गया वो हमारा इस वाली जो हमारी वीन्स होती हैं इनसे बाहर निकल के हमारी बॉडी में वापस चला जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो जो हमारी किडनी है वो एज अ फिल्ट्रेशन का काम कर रही है हमारी पूरी बॉडी में, और ये ब्लड को फिल्टर करने का काम करें, जो एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो भी वेस्ट है वो हमारी बॉडी से इसी के थ्रू बाहर निकलता रहता है, और ये कंटिन्यूस हमारी बॉडी में चलती रहती है प्रोसेस, जिसकी वजह से क्या है? हमें बार बार यूरिनेशन जाना पड़ता है। और जो हमारी यूरिन होती है ना, इसमें मोस्टली पार्ट हमारा वाटर का होता है। तो इसीलिए आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि जब आप लोग ज़्यादा पानी पीते हो, भाई ज़्यादा टाइम तक ज़्यादा ही पानी पीते हो, तो उन बंदों को जो है यूरिनेशन के लिए ज़्यादा जाना पड़ता है। और डॉक्टर वगैरह आपने भी बहुत बार बोला होगा कि अगर किसी को प्रॉब्लम है, पथरी है, या किसी को ज़्यादा ही पेट की समस्या है, या ब्लड की सर्कुलेशन, ये सारा कुछ हो, तो आप पानी जितना ज़्यादा हो सके उतना पियो। ज़्यादा भी मत पी लेना, मतलब 3-4 लीटर पानी बहुत हो जाएगा दिन भर में। तो उतना अगर आप पानी पीते हो तो उससे क्या होगा? बार बार आपकी यूरिनेशन बनेगी, बार बार आपकी यूरिन बाहर निकलेगी, और जितनी बार यूरिन निकलेगी आपका जो भी वेस्ट होगा वो आपकी यूरिन के थ्रू क्या है? बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि पानी भी आपको अच्छा खासा पीना चाहिए, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती रहती हैं। तो एक मैंने क्या बोला है यहाँ पे कि ये हमारा फिल्टर करने का काम करा है जो भी ब्लड को, और जो वेस्ट है बाहर निकल जाता है। तो एक तो यूरिन में हमारा मेन वाटर होता है, लेकिन इसके अलावा हमारे इसके अंदर बहुत सारे आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। यानी कि ब्लड के अंदर आपको पता है ढेर सारे आयंस होते हैं, हमारे हाइड्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्लोराइड हो गया, बहुत सारे आयंस होते हैं। तो कुछ कुछ आयंस हमारे होते हैं जो एक्स्ट्रा वाले होते हैं, वो हमारी यूरिन की तरफ बाहर में निकल जाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए, अगर हमें बाहर मतलब बाहर निकालने तो बाहर निकल जाएंगे, नहीं निकालने तो हमारे वापस ब्लड में भी आ जाते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे अगर हम पूरा अब अच्छे से बात करें तो ये यूरिनरी सिस्टम या रीनल सिस्टम हमारा क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जो हमारे बॉडी के अंदर से वेस्ट और एक्सेस जो भी फ्लूइड, एक्स्ट्रा वाला फ्लूइड है, जो पानी अगर कोई ज़्यादा पी रहा है तो एक्स्ट्रा फ्लूइड हो गया, तो उन सबको यूरिन के थ्रू बाहर निकालने का काम करता है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाता है, एसिड बेस का बैलेंस बनाता है, और हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करता है जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, जो रास वाला सिस्टम अगर आपको याद हो। बाकी आरबीसी प्रोडक्शन में भी ये हमारे हेल्प करते हैं। तो ये कुछ काम है जो हमारा यूरिनरी सिस्टम के द्वारा किया जाता है। अगर कभी आता है फंक्शंस ऑफ यूरिनरी सिस्टम तो आप ये सारी चीज़ों को लिख के आ सकते हो। तो सिंपल यहाँ देखा जाए तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कैसे कर रहा है, तो वही मैंने आपको बताया कि ये आयंस को भी रेगुलेट करता है, कुछ आयंस को। अब जैसे मान लो कि हाइड्रोजन की ज़्यादा हमारी बॉडी में हो गया, हाइड्रोजन हमारे ब्लड में क्या है? हाइड्रोजन का अमाउंट बढ़ गया, तो ये क्या करेगा कि हाइड्रोजन को वेस्ट में यानी कि यहाँ पे डाल के और हाइड्रोजन को बॉडी से क्या है? बाहर निकालता रहेगा। तो हाइड्रोजन अगर बॉडी से ज़्यादा बाहर निकल जाएंगे तो एक तो हाइड्रोजन पता है कि ये हमारी एसिडिटी को बढ़ाता है, तो हमारी बॉडी में
उसमें एसिडिटी कम हो जाती है। तो एक तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो गए क्योंकि ये हमारा एक आयंस हो गया। दूसरा हमारा क्या हो गया कि अगर H पॉजिटिव आयन ज़्यादा बाहर निकल जाता है तो हमारे में जो एसिड बेस बैलेंस में अगर एसिड ज़्यादा होगा तो एसिड थोड़ा सा कम हो जाता है और हमारा एसिड बेस बैलेंस भी हो जाता है। इसके अलावा अगर मान लो एसिडिटी ज़्यादा हो गई तो बाइकार्बोनेटिक आयन होता है उसको रीअब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हमारा जो है बेस वो बेसिसिटी बढ़ाता है। तो इस तरह हमारा एसिड बेस का बैलेंस चलता रहता है। थोड़ा सा यार समझो, ये चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी। तो यही सब होता है। बाकी यहाँ पे अगर बात करें इसमें तो यूरिनरी सिस्टम की अगर एनाटॉमी की सिंपल बात करें तो यहाँ पे हमारी जो मैंने आपको बता दी 2 किडनी होती हैं, 2 यूरेटर्स होते हैं, एक हमारा ब्लैडर होता है और एक हमारी होती है यूरेथ्रा। ये और इसका पूरे का अगर सिंपल फंडा देखा जाए तो किडनी के अंदर हमारी पाई जाती है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन हमारी किडनी की एक फंक्शनल यूनिट होती है, यानी कि सबसे छोटी इकाई होती है। और ये नेफ्रॉन हमारा वही है जो एक्चुअल में क्या करेगा, यूरिन की फॉर्मेशन करता है। यानी कि नेफ्रॉन के अंदर ही हमारी यूरिन बनती है और किडनी के अंदर हमारे कम से कम ये मान लो हर एक किडनी के अंदर लगभग हमारे जो है 1 से 1.5 मिलियन तक नेफ्रॉन पाए जाते हैं। यानी कि लगभग 10 से 12 लाख 13 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा हो गए एक किडनी के अंदर। दोनों किडनी में लगभग हमारे जो है 20 से 25 लाख तक नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और इन नेफ्रॉन का काम होता है यूरिन बनाना, इसीलिए ये बहुत यूरिन बनाते हैं। और ये मान लो कि पूरे दिन भर में अगर हम पूरे एक दिन का काउंट करें तो ये दोनों किडनी जो हमारी है ना, यानी कि सारे नेफ्रॉन्स को हम ले लें तो ये दोनों किडनी मिलकर लगभग 180 लीटर यूरिन, यानी कि 180 लीटर टॉयलेट बनाती हैं। 180 लीटर, समझ सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन वही होता है कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो मैंने आपको बोला कि जो हमारा अच्छा वाला फिल्टर करता है इतना, जो हमारा अच्छा वाला है उसको ये वापस ब्लड में भेज देता है, और जो बेकार वाला यानी कि उसका दोबारा रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, और जो बेकार वाला ब्लड जो हमारा बेकार वाला यूरिन है सिर्फ वही हमारी बॉडी से बाहर जाता है। वरना सोचो 180 लीटर तो हमारे में होता भी नहीं है ब्लड, तो इतना कैसे बनता है? तो वही हमारा बार बार यहाँ सर्कुलेट होता रहता है, बार बार फिल्टर होता रहता है। तो हमने क्या देखा कि जो भी हमारी किडनी उसके अंदर जितने भी नेफ्रॉन्स होते हैं वो सारी की सारी एक फंक्शनल यूनिट है, वो सारी सारी यूरिन बनाती है, और वो यूरिन हमारा देन यूरेटर्स के थ्रू हमारे यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। और इकट्ठा होने के बाद ये कैसे काम करता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देन हमारे यहाँ से जो है यूरिनेशन बाहर निकल जाता है। तो आपने ये देखा होगा कि जैसे हम लोगों को क्या है ना, हम कंट्रोल कर लेते हैं क्योंकि हम लोग बड़े हो गए, लेकिन बच्चों का ये कंट्रोल भी नहीं होता, उनसे अपने आप निकल जाती है। और जब हमारे ये पूरा भर जाता है तभी हमें साइन आता है कि चलो भाई टॉयलेट लगी है। तो ये टॉयलेट आके लगती कैसे, कहते हैं ना टॉयलेट लगी है, एक्चुअल देखा जाए टॉयलेट किसी को लग थोड़ी जाती है जाके। तो टॉयलेट लगनी मतलब क्या है कि आपको एक अर्ज है, आपको एक चाहत आ रही है किसकी, कि आप अपने यूरिन को बाहर निकाल सको। इसको एक्चुअल वर्ड हमारा ये होता है अर्ज टू यूरिनेट, यानी कि आपको पेशाब करने की चाहत आ रही है कि आप पेशाब बाहर कर सको, जल्दी बाहर निकालो। तो ये क्यों होता है, ये सारा फंडा आपको जो है आगे इस वीडियो में समझ आ जाएगा। तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आई होप आपको सब अच्छे से समझ आ रहा होगा। बाकी मेन काम हमारा इसका क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ये मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक एक करके इस एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम के बारे में, और इसमें जो हमारी किडनी और नेफ्रॉन है उसको भी हम इसी वाले टॉपिक में साथ में समझ लेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम बात करें यूरिनरी सिस्टम में हमारे 4 एक तरह से ऑर्गन्स होते हैं, 2 किडनी, 2 यूरेटर्स, 1 यूरिनरी ब्लैडर और 1 यूरेथ्रा। अब हम बात करें अगर किडनी के बारे में तो इसकी एनाटॉमी हमारी अलग से आ जाती है। तो किडनी है एक तरह हमारा बीन शेप का होता है। बीन आप लोगों ने बीज देखे होंगे, तो बीज हमारे कुछ इसी तरह के, आपको इस तरह के थोड़े से बीज देखने को मिलते हैं। तो इसी तरह की हमारी किडनी होती है, और ये पेयर में होती है, यानी कि 2 होती हैं। और इनका मेन काम क्या होता है कि ये हमारे ब्लड को फिल्टर करके ब्लड के अंदर के जो भी वेस्ट होते हैं और एक्सेस फ्लूइड होता है उसको रिमूव कराता है, बॉडी से बाहर निकालता है। सिंपल हो गया। तो मेन काम हमारा किडनी का क्या है, फिल्टर द ब्लड। अब इसकी एनाटॉमी के बारे में बात करें तो एक हमारा जो लोअर यानी कि अब्डोमिनल जो हमारा पेट का एरिया उसका जो बैक साइड होता है ना, उसको हम रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस बोलते हैं, और उसी के थोड़ा सा नीचे साइड पे हमारी ये किडनी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे जो राइट वाली किडनी है, यानी कि यहाँ देखोगे तो जो हमारी ये राइट वाली किडनी है ये स्लाइटली लोअर, थोड़ी सी नीचे होती है, यानी कि ऐसे लेवल देखोगे ये हल्का सा ऊपर होती है, ये हल्का सा नीचे होती है किडनी। दोनों का वेट देखा जाए तो लगभग 150 ग्राम के अप्रॉक्स होती है, और अगर साइज देखा जाए तो लगभग 12 सेंटीमीटर की लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर की वाइड और 3 सेंटीमीटर की थिक। यानी कि सिंपल देखा जाए ये लंबाई हमारी करीब ये 12 सेंटीमीटर की हो गई, ये चौड़ाई लगभग 6 सेंटीमीटर की हो गई, और इसकी जो ऐसे मतलब पूरा इसकी थिकनेस देखेंगे तो ये लगभग हमारी यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की होती है। यानी कि अच्छी खासी हमारी किडनी यहाँ पे एक वजनदार होती है। और इसके बाद अगर बात करें तो इसके अंदर बेसिकली 3 लेयर। अब मैं डायरेक्टली आपको डायग्राम से समझा देता हूँ, यहाँ पे जो भी कहानी लिखी है इसको आप देख लेना। तो अब यहाँ पे देखो ये किडनी है, तो इसका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, जैसे आप ले लो जैसे आम होता है हमारा, तो ये मान लो जैसे आम है, तो आम के सबसे ऊपर का जो छिलका है जो उस पूरे आम को कवर कर रखा है, वैसे ही हमारी यहाँ पे सबसे ऊपर की एक लेयर जो इस पूरे को कवर करके रखती है उसको हम बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं। अब इस कैप्सूल के जस्ट नीचे वाला पार्ट, ये जो पूरा आपको पार्ट दिख रहा होगा, ये वाला जो पूरा पार्ट है बाहर बाहर का, तो ये वाले पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। ये आपको दिख रहा होगा, और ये हमारे एक आउटर मोस्ट पार्ट है, यानी कि कॉर्टेक्स के जस्ट ऊपर ही हमारा कैप्सूल एक छिलका पाया जाता है, तो ये पूरा आउटर मोस्ट पार्ट हमारा कॉर्टेक्स होता है। ठीक है, तो ये सिंपल हो गया। बाकी ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। क्या होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है,
और ये बेसिकली हमारा क्या होता है, पूरा का पूरा ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर हमारे पूरे बने होते हैं। तो पहली लेयर ये हो गई। इसके जस्ट नीचे आओगे तो यहाँ पे हमारी पाई जाती है मेडुला। तो ये मेडुला हमारी सेकंड लेयर होती है जो यहाँ पे दिख रही होगी, और यही हमारी मेन फंक्शनल यूनिट, यानी कि मेडुला के अंदर ही हमारे यहाँ पे जो है नेफ्रॉन, यानी कि नेफ्रॉन हमारे कुछ इस तरह पाए जाते हैं। तो मेडुला और ये सब में हमारे मिल के यहाँ पे नेफ्रॉन मिलते हैं। तो ये हमारे मेडुला वाला एक पार्ट हो गया। और मेडुला को कई जगह पे पिरामिड्स, यानी कि यहाँ पे पिरामिड्स भी बोलते हैं, क्योंकि देखने में थोड़े आपको ये पिरामिड जैसे लग रहे होंगे, जैसे पता नहीं क्या ही बन गया। तो ये मेडुला और ये पिरामिड हो गई। तो ये हमारी होती है सेकंड यहाँ पे लेयर, पूरी आपको दिख रही होगी। अब इसके बाद हमारा थर्ड एरिया जो ये वाला होता है, इसको हम बोलते हैं पेल्विस, रीनल पेल्विस। अब पेल्विस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारे यूरेटर्स है ना, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो ये जो हमारे यूरेटर्स हैं जो यहाँ से मतलब यूरिन को लेके आ रहे हैं और यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में छोड़ रहे हैं, तो इसका जो ये वाला एरिया है, जो यहाँ पे एरिया है जो हमारा डायरेक्टली जाके इनसे कनेक्ट होता है नेफ्रॉन से, तो इस वाले एरिया को हम यहाँ पे पेल्विस बोलते हैं। तो जैसे ये हमारा यूरेटर्स आ रहा है और ये पूरा एरिया हमारा पेल्विस है, और यही हमारा देखोगे डायरेक्ट हमारा मेडुला में जा रहा है। क्या हो रहा है, यही वाला, ये हमारी क्लोज है और ये ओपन है, तो ये डायरेक्टली क्या जा रहा है, हमारे मेडुला में जा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे नेफ्रॉन प्रेजेंट है, और नेफ्रॉन के अंदर जैसे भी कोई यूरिन वगैरह बनती है वो सारी की सारी हमारी कलेक्टिंग डक्ट्स में जाती है, और वहाँ के थ्रू क्या होता है, ये आपको आगे पता चलेगा, वहाँ के थ्रू वो सारा का सारा यूरिन क्या होता है हमारा इसमें आ जाता है, और इसमें आने के बाद ये पूरा हमारा पेल्विस एरिया, यहाँ से पूरा पेल्विस की तरह यूरेटर्स में आके बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे ये आपको समझ आ गया थर्ड पूरा पेल्विस रीजन। तो देखा जाए 3 लेयर हो गई, ऊपर की कॉर्टेक्स, बीच की ये मिडल, और ये वाला हमारा पेल्विस एरिया होगा। 3 रीजन में हम इसको पूरा डिवाइड कर सकते हैं। अब इसके बाद जो ये आपको जो मेडुला दिख रहे होंगे, तो इनके जो बीच का ये जगह होता है इसको हम कॉलम बोलते हैं, यानी कि एक स्पेस होता है इनके बीच में, इसको हम कॉलम बोल देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको ये जगह जो पूरी है ना, ये मेडुला तो है, पूरा एरिया मतलब लेयर पेडुला है, लेकिन जो इसके अंदर के हम इनको क्या बोलेंगे, इसको हम पेपिला बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पेपिला बोल देते हैं। और ये पेपिला एक्चुअल में क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे जो आपको जगह दिख रही होगी, ये हमारे होते हैं कैलिक्स। कैलिक्स एक तरह से वो जगह है जहाँ पे जो यूरिन हमारी बनकर है वो आके गिर रही है, यानी कि ये पेल्विस है, तो इसी पेल्विस वाले एरिया को आगे चल के हम यहाँ पे कैलिक्स बोल देते हैं। तो ये वाली जगह है, ये दिख रही होंगी, ये हमारी होती है मतलब माइनर कैलिक्स मान लो, क्योंकि ये छोटी छोटी है, ये हमारे हर एक मेडुला से यहाँ पे निकल रही है। और जो ये वाली जगह है ये हमारी होती है मेजर कैलिक्स, यानी कि ये 2 चेंज यहाँ से ये सारी हमारी जो मतलब मेडुला की यूरिन है वो यहाँ मिल जाती है कैलिक्स। और ये जो हमारी मेजर कैलिक्स है ये आगे जाके हमारी इस पेल्विस वाले रीजन में मिल जाती है, और ये पेल्विस आगे जाके हमारी पूरे के पूरे यूरेटर्स में चली जाती है। तो ये हमारा पूरा का पूरा इसका फंडा हो गया। यानी कि अब मैं ओवरऑल आपको बताऊं तो ये सबसे ऊपर का हमारा कॉर्टेक्स, बीच का हमारा मेडुला, नीचे का हमारा पेल्विस, इनके बीच की जगह हमारा कॉलम हो गया, इसके जो अंदर वाली जगह इसको हम पेपिला बोल देते हैं। इनके ये जो हो गए ये हमारे माइनर कैलिक्स, ये हमारी मेजर कैलिक्स, और ये मेजर माइनर कैलिक्स मिलके आगे पेल्विस में मिलते हैं, और ये पेल्विस हमारे यूरेटर्स में जाके निकल जाता है। अब ये जाऊँ आ गया पूरा हमारा इसका स्ट्रक्चर। अब इसमें हमारी 2 ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं। इधर हमारी होती है रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरी जो आपको रेड कलर की दिख रही होगी ये हमारी ये वाली है, जिसमें क्या होता है मेनली जो अनफिल्टर्ड ब्लड है, यानी कि जो ब्लड को फिल्टर होना होता है वो आता है। तो ये यहाँ से जाएगा, और आप यहाँ गौर से देखोगे तो ये पूरे यानी कि हर तरफ लपेटी हुई है, पूरे मेडुला हर तरफ आगे ऊपर नीचे हर तरफ ये मतलब पूरा जाल सा बिछाई हुई है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं ना, अंदर भी होते हैं, मैंने बनाया नहीं वरना आपको ये सब नहीं दिखता। तो ये जो अंदर के हमारे नेफ्रॉन्स वगैरह हैं सबको ये जो ब्लड कैपिलरी है वो अच्छे से अटैच करके रखती है। अब ये जो है ना ये आर्टरीज है, ये आगे जाके हमारी क्या होती है इस वाली वीन से कनेक्ट हो जाती है। तो जो भी हमारा ब्लड यहाँ से फिल्टर हो जाता है वो सारा का सारा क्या होता है हमारे इसके अंदर चला जाता है, और यहाँ से हमारा वापस चला जाता है। अब ये मत बोलना सर ये आर्टरी और वीन्स में तो इसमें हमारा 4 रहता है ऑक्सीजनेटेड, इसमें डीऑक्सीजनेटेड। O2 और CO2 ये अलग बात है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसके बेस्ट प्रोडक्ट के बारे में। तो यहाँ पे जो बेस्ट है वो हमारा इसके अंदर से ये अनफिल्टर पूरा मेन ब्लड हमारा इसमें आ रहा है, और इधर से हमारा जो वीन्स के थ्रू है वो साफ सुथरा ब्लड बाहर निकल रहा है। तो बस ये फंडा है, इसको आप अच्छे से याद कर लो। तो ये हो गया हमारा पूरा किडनी के बारे में, और इसका एक तरह से फंक्शन भी आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अब जो किडनी है इसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पता चल गया, और क्या क्या ये सारी बातें यहाँ लिखी हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, इसके नोट्स अपलोड कर दिए जाएंगे। अब जो किडनी है इसके सबसे इनिशियल स्ट्रक्चर हमारा आता है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन हमारा एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है हमारे किडनी की, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड या फिल्टर फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के लिए। यानी कि ये मेन हमारा है जो क्या कर रहा है ब्लड को फिल्टर कर रहा है और यूरिन को फॉर्म करता है। तो अब यहाँ पे आपको जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी एक बार अच्छे से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले बात कर लो कि हमारा जो एक मतलब वो होता है किडनी, उसमें लगभग 1 से 1.5 मिलियन यानी कि 10 से 12-13 लाख तक नेफ्रॉन पाए जाते हैं, और जो नए बच्चे होते हैं उसमें तो लगभग 20 से 25 लाख तक यानी कि 2.5 से 5 मिलियन तक नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये पूरा का पूरा नेफ्रॉन है। अब एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है, तो सबसे इनिशियल वाला ये पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं वोमन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं? वोमन्स कैप्सूल बोलते हैं। एक तरह से हम इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया वोमन्स कैप्सूल। अब ये जैसे ही आगे बढ़ता है तो ये वाली जो हमारी जगह होती है इसको हम बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी बोले तो प्रॉक्सिमल, क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वल्यूटेड
ट्यूबल्स। यानी कि एक तरह से अगर देखा जाए तो इस पूरे नेफ्रॉन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर पा रहे हैं। इधर वाला जो ये वाला है इसको हम यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे हम सिंपल बोल देंगे इसको रीनल कॉर्पसल, क्या बोलते थे, कॉर्पसल। और जो इधर वाले हैं इन सबको हम यहाँ पर रीनल ट्यूबल्स बोल देते हैं, रीनल ट्यूबल्स बोल देते हैं हम यहाँ पे। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो पूरा एरिया है ये हमारा ट्यूब जैसा होता है, यानी कि एक तरह से पाइप जैसा होता है। तो फिर से समझते हैं, ये हमारा स्टार्टिंग का पहला हो गया बोमन्स कैप्सूल। ये जैसे ही आगे जाता है यहाँ पे हमारा आता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, और ये आगे जाके यहाँ पे नीचे उतरती है। तो नीचे उतरने के बाद ना इधर ये बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। अब यहाँ पे पतली इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे हमारे पाए जाते हैं ब्लड कैपिलरी जो आपको दिख रही होंगी, और ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ भी हमारा कुछ ब्लड का आदान प्रदान होता है, ब्लड इधर उधर होता रहता है, थोड़ा आगे पीछे होता रहता है। तो जब ये यहाँ से नीचे उतर जाता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो पूरा एरिया होता है इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। एक तरह से हमारी लूप सी चली है इस तरह से, तो इसको लूप ऑफ हेनले बोला जाता है। हेनले के द्वारा इसको खोजा गया था, तो ये लूप ऑफ हेनले हो जाती है। अब देखो यहाँ से हमारा ये नीचे उतरता है, तो इस वाले को हम बोल देते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, यानी कि ये नीचे उतरता हुआ है। फिर यहाँ से जो हमारा यूरिन है वो ऊपर चढ़ता है वापस, तो इसको हम बोल देते हैं असेंडिंग लिम्ब। तो ये डिसेंडिंग लिम्ब, ये हमारा असेंडिंग लिम्ब। अब ये ऊपर जाता रहता है, तो ये वाली जो हमारी जगह होती है इसको हम बोलते हैं डीसीटी। डीसीटी बोले तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। उसके बाद ये जाके फाइनली हमारे इसमें कनेक्ट हो जाते हैं, और ये हमारे होते हैं कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं। अब ये कलेक्टिंग डक्ट्स है ना, ये हमारा सबका क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है। यानी कि आप यहाँ देखोगे तो एक हमारा नेफ्रॉन यहाँ जुड़ा है, एक नेफ्रॉन हमारा यहाँ जुड़ा होगा, एक यहाँ जुड़ा होगा, एक यहाँ जुड़ा होगा, एक यहाँ यहाँ यहाँ। तो इस तरह हमारी एक कलेक्टिंग डक्ट्स पे हमारे मल्टीपल नेफ्रॉन जुड़े होते हैं, और ये सारे के सारे नेफ्रॉन क्या करते हैं, फाइनली हमारे यूरिन को बनाएंगे, और यूरिन को बना के इसमें छोड़ देते हैं। तो इसने छोड़ा जो हमारा मेन था, इसने छोड़ा, इसने छोड़ा, इसने छोड़ा, इसने, और इस तरह करके हमारी ढेर सारी यूरिन इसके अंदर बन जाती है, और वो सारी की सारी यूरिन क्या होती है, हमारी यूरिन इसकी तरफ बाहर निकल जाती है। जो भी हमारा यूरेथ्रा होता है उसकी तरफ बाहर निकल जाती है। तो आपको एक स्ट्रक्चर समझ आ गया। और बाकी अगर बात करें तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा होगा ये रेड कलर का पूरा, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरस। और ग्लोमेरस एक्चुअल में एक तरह से मान लो कि हमारा गुच्छा होता है। गुच्छा आपने अंगूर का गुच्छा वगैरह से देखे होंगे, तो एक तरह से हमारा गुच्छा होता है, और इसमें बेसिकली हमारी ब्लड कैपिलरी होती है, यानी कि ब्लड कैपिलरी ढेर सारी होती है। तो अब इनका मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ से हमारी एक ये आर्टरी जो आपको ये दिख रही थी, तो ये वाली जो आर्टरी होती है ना वही हमारी होती है जो हर एक नेफ्रॉन का जो बोमन्स कैप्सूल जो स्टार्टिंग का पार्ट है वहाँ पे इस तरह गुच्छे वाले रूप में फॉर्म होती है। तो इधर से जाएगी और इधर से वापस जाके हमारी पूरे इस नेफ्रॉन को अच्छे से लपेट के रखती है। यानी कि सिंपल देखोगे ये इधर गई, इधर से लपेटा इसने पीसीटी के पास में, और इधर लपेट के रखा डीसीटी वगैरह इधर। इसके बाद ये जो हमारी पीसीटी है, यहाँ पे ये जो वेन्स होती है हमारी, ये भी हमारी देखो पूरा इसने अच्छे से लपेट के रखा है। इधर डीसीटी वाले पार्ट में, इधर हमारा ये वाला लूप ऑफ, ये हमारा पीसीटी, ये पूरा डीसीटी, ये हमारा लूप ऑफ हेनले पे तो बहुत अच्छे से होती है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, अच्छे से यहाँ पे पूरा का पूरा कवर करके रखा है इसने एक नेफ्रॉन को। तो ये हमारी ब्लड कैपिलरी और ब्लड वेन्स होती हैं जो अच्छे से क्या करेंगे, पूरे नेफ्रॉन को कवर करके रखती हैं। तो अब आपको जो है एनाटॉमी समझ आ गई। यही सारी बातें कुछ अलग नहीं है, जो यहाँ पे लिखी हुई है ना, एक नेटवर्क और कैपिलरी है, जो ग्लोमेरस है, इन सारी बातें वही हमारी सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। एनाटॉमी समझ गए, तो अब यहाँ पे जो आर्टरी है ना, तो ये स्टार्टिंग की होती है, इसको हम बोलते हैं एफरेंट। एफरेंट मतलब एक तरह से क्या है कि यहाँ से जा रही हैं, और ईफरेंट हमारा होता है एक तरह से एग्जिट। ई फॉर एग्जिट मान लो, तो ये वापस जा रही होती है। तो अब क्या होता है, जैसे आर्टरी में हमारा जो ब्लड है वो यहाँ से जाएगा, तो जो जा रहा होता है ना इसके बाद नेफ्रॉन के बाद इधर, तो इसको हम एफरेंट आर्टरी बोलते हैं। याद रखना हमेशा, भूला मत। एफरेंट मतलब जा रही है, और ईफरेंट मतलब होता है वापस, यानी कि यहाँ से निकल जाना। तो यहाँ से जो भी ब्लड है वो हमारा इस वाली कैपिलरी में जाएगा, और इधर कैपिलरी में मेन हमारी होती है फिल्ट्रेशन। तो यहाँ से जो भी बेस्ट वाला हमारा होगा वो यहाँ पे ब्लड क्या होगा, यहाँ से फिल्टर होकर हमारे इस बोमेंस कैप्सूल में पहुँच जाता है, और उसके बाद जो बचा कुचा ब्लड है वो हमारा इधर से चला जाता है। अब एक मज़ेदार बात सुनो कि जो हमारा स्टार्टिंग है ना यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल, यहाँ पे ये समझ लो कि हमारा ऑलमोस्ट 90% ब्लड क्या होता है, यहाँ पे फिल्टर हो जाता है। और यही रीज़न है कि हमारा जो टोटल एक दिन में ब्लड है वो करीब 180 लीटर ब्लड फिल्टर होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट सारा का सारा ब्लड ही हमारा फिल्टर हो जाता है। तो जो कुछ बड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे कुछ पोर्स पाए जाते हैं छोटे छोटे, जो हमारे ब्लड कैपिलरी और ये बोमेंस कैप्सूल होते हैं, तो इसकी वजह से क्या है कि जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, जैसे प्रोटीन्स हो गए, रेड ब्लड सेल्स हो गए, तो ये बड़े होते हैं पार्टिकल, वो सिर्फ रह जाते हैं ब्लड के अंदर। बाकी ऑलमोस्ट हमारा अमीनो एसिड, वाटर, ग्लूकोज, सारा का सारा हमारा कंटेंट जो है इधर इसके अंदर आ जाता है। तो जो हमारा फिल्टर होकर यहाँ पे आ जाता है ना, उसको हम बोल देते हैं देन फिल्ट्रेट। क्या बोल देते हैं, फिल्ट्रेट बोल देते हैं। इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि यही आपका आगे जो है यूरिनेशन के फॉर्मेशन में भी काम
काम आने वाला है। तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है वो हमारे यहाँ पे आ जाता है और ये लगभग 90% ब्लड हमारा पूरा फिल्टर हो जाता है। देन क्या होता है, देन ये आगे बहेगा और बहने के बाद ये हमारा जाता है यहाँ पे पीसीटी में, पीसीटी के बाद जाता है लूप ऑफ हेनली में और लूप ऑफ हेनली के बाद जाता है डीसीटी में। तो अब क्या होता है, देखो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 90% जो हमारा ब्लड था वो ऑलमोस्ट फिल्टर हो गया। तो अब यहाँ पे जो आपको ये दिख रही होंगी इनमें होती है इसकी रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि हमारा फिल्टर हो गया। तो यहाँ के बाद जो भी अच्छे अच्छे सामान है हमारे वो यहाँ पे दोबारा क्या है, रीअब्जॉर्ब मतलब होता है कि दोबारा जो हमारी ब्लड वेसल्स आपको दिख रही होंगी ये क्या करते हैं, यहाँ से फिर से जो है इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो जो हमारे यहाँ पे फिल्ट्रेट आया था उसमें से जो अच्छी अच्छी चीज़ें हमको चाहिए वो सारी की सारी क्या है फिर से हमारी इस ब्लड के अंदर आना शुरू हो जाती हैं। और एंड तक आते आते क्या होता है कि जो हमारा बिल्कुल ही बेस्ट है, जो हमारे बिल्कुल ही हमें ज़रूरत नहीं, वो सारा का सारा बेस्ट हमारा देन क्या है इसके अंदर चला जाता है और बाद में सारे का सारा ये जो भी हमारे नेफ्रॉन है सबका इकट्ठा होकर ये हमारा यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो इस तरह काम करता है। अब थोड़ा अगर एक एक करके देखें तो वोमेन कैप्सूल में हमारे ये ग्लोमेरस की कैपिलरीज होती हैं जो में हमारा ब्लड मतलब पूरा का पूरा फिल्टर हो जाता है और फिल्टर वाले ब्लड को हम फिल्ट्रेट बोल देते हैं और वो सारा का सारा हमारा यहाँ आ जाता है। स्टार्टिंग में अप्रोक्स 90% हमारा फिल्टर हो जाता है। उसके बाद जब पीसीटी में आ जाता है तो पीसीटी के अंदर क्या होता है कि ये जो हमारी सेकंड है इसमें हमारी होती है रीअब्जॉर्प्शन और इसके रीअब्जॉर्प्शन में ये मान लो कि हमारा ऑलमोस्ट सारा का सारा जैसे हमारा वाटर, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, ये जो वाटर को छोड़ दो तो अमीनो एसिड, ग्लूकोज लगभग 100% हमारे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी कि फिर से हमारे यहाँ पे ब्लड में आ जाते हैं। इसके बाद जो बाइकार्बोनेट है वो हमारा लगभग 90% और इलेक्ट्रोलाइट लगभग 65% हमारे फिर से रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड में आ जाते हैं। तो अब हमारे यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और ये सारा का सारा देन क्या पीसीटी से हमारा लूप ऑफ हेनली में चला जाता है। अब जब लूप ऑफ हेनली में जाता है तो इसमें दो है, डिसेंडिंग, असेंडिंग। तो जो डिसेंडिंग वाला है यहाँ पे दिख रहा होगा ये हमारा पानी के लिए परमिएबल होता है, यानी कि वाटर इसको क्रॉस कर सकता है। तो जो पानी यहाँ पे कम रीअब्जॉर्ब हुआ था वो पानी हमारा इस डिसेंडिंग लिम्स में क्या रीअब्जॉर्ब होकर हमारे इस वीन्स में चला जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये वाली जो हमारी होती है असेंडिंग वाली, ये सोडियम के लिए हमारी परमिएबल होती है। तो जो हमारा सोडियम एक्स्ट्रा वाला चला गया था वो सोडियम सारा सारा हमारा क्या यहाँ पे ब्लड में एब्जॉर्ब होने लगता है। तो ये काम हमारे होते हैं लूप ऑफ हेनली में। 25% सोडियम लगता है इसमें रीअब्जॉर्ब हो जाता है। इसके बाद हमारा आता है डीसीटी, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ऑयल। तो इसमें लगभग 5 से 10% हमारा NaCl, यानी कि जो डिस्टिल है यहाँ पे मान लो सोडियम हमारा Na सोडियम और क्लोराइड हमारे क्या है फिर से हमारे इस डीसीटी से क्या है ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ से इधर ब्लड में पहुँच जाते हैं। अब जो बिल्कुल ही कलेक्टिंग डेक्सेस में जो बिल्कुल फिल्ट्रेट है, जो बिल्कुल ही बेस्ट है, वो सारा का सारा हमारे यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और वो देन यूरिन के थ्रू जो है बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह हमारा नेफ्रॉन का पूरा फंडा, और नेफ्रॉन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट है भाई कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नेफ्रॉन और किडनी दोनों के फंक्शन हमारे सेम होंगे, क्योंकि नेफ्रॉन हमारी किडनी की फंक्शनल यूनिट है। मतलब समझ रहे हो, जो किडनी काम करेगा ना वो हमारे नेफ्रॉन के थ्रू ही तो करवाएगा। तो दोनों का फंक्शन हमारा सेम है। तो दोनों का काम क्या है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड एक्सेस फ्लूइड। उसके बाद ये मतलब ब्लड को फिल्टर करेगा, वेस्ट इसको बाहर निकालेगा। फिर जो न्यूट्रिएंट है उनको रीअब्जॉर्ब करना, क्योंकि जो निकल गए थे उनको वापस रीअब्जॉर्ब करता है हमारे ब्लड में न्यूट्रिएंट को और वाटर को। इसके बाद जो हमारे वेस्ट है उनको सीक्रेट आउट कर देना। इसके बाद ये क्या करता है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट और पीएच का बैलेंस मेंटेन करता है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, हमारे आयंस को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके। फिर हमारे एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है बाई रिमूविंग H पॉजिटिव आयन को रिमूव करके। और हमारे कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है जैसे रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन, जिससे हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर मेंटेन हो पाता है। तो ये सारे काम हमारे ये मतलब किडनी और हमारा नेफ्रॉन कर सकता है। अब हम बात करते हैं अपना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अब इसके लिए मुझे आपको एक ही बात करनी है कि अगर आप डायरेक्टली इस टॉपिक पर आए हो भाई साहब, तो पहले जो नेफ्रॉन का मैंने ये पूरा स्ट्रक्चर आपको समझाया, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी समझाया है, इसको एक बार देख लो, क्योंकि नेफ्रॉन के अंदर ही हमारा यूरिन बनता है। तो जो इसमें बना है वही हमारा डायरेक्टली यहाँ पे होने वाला है। तो बेसिकली हम यहाँ पे प्रोसेस के रूप में पढ़ेंगे। तो पहले अगर बात करें यूरिन के बारे में, तो ये एक लिक्विड बेस्ड होता है और ये हमारा नेफ्रॉन के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है। और देखा जाए तो ये हमारा एक क्लियर येलोइश, थोड़ा सा येलो टाइप का होता है। बाकी ये हमारा बदलता रहता है, वैसे कभी कभी बिल्कुल ही क्लियर आ रहा है, कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा येलोइश, कभी कभी बहुत ब्राउन इस कलर का आ जाता है। अब ऐसा इसलिए होता रहता है क्योंकि भाई यूरिन के अंदर हमारे ढेर सारे इलेक्ट्रोलाइट सारा कुछ प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए उसका थोड़ा बहुत कलर हमारा चेंज भी होता रहता है। बाकी जो नॉर्मल हम एक दिन में लगभग मान लो 1 से 1.5 लीटर को यूरिन को क्या है बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो इतना हमारा नॉर्मल आउटपुट चलता रहता है। अब हम बात करें फॉर्मेशन के बारे में, तो यहाँ पे बेसिकली 3 स्टेप हैं जो हमारे यूरिन के फॉर्मेशन में लगते हैं। पहला हमारा है फिल्ट्रेशन, दूसरा हमारा होता है रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा हमारा होता है सिक्रीशन। तो फिल्ट्रेशन के बारे में अगर बात करें तो इसको बेसिकली हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी बोल देते हैं। तो जो मैंने आपको नेफ्रॉन में सबसे इनिशियल पहला स्टेप बताया था वो हमारा यही था कि जैसे ये नेफ्रॉन था, तो यहाँ पे जो भी हमारा ब्लड आ रहा है उसमें से ऑलमोस्ट 90% हमारा क्या होता है कंटेंट यहाँ पे फिल्टर आउट हो जाता है और इसी को हम फिल्ट्रेट बोलते हैं। तो यही हमारी प्रोसेस होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन वाले, ग्लोमेर वाले पार्ट में हो रही इसलिए। तो ये हमारी प्रोसेस है जिसमें जो नेफ्रॉन या किडनी है वो हमारे ब्लड के अंदर से क्या है जो भी वेस्ट वगैरह या जो एक्सेस फ्लूइड है उसको फिल्टर आउट कर रहा है, तो वो हमारे यहाँ पे आ जाता है। अब जो ब्लड है वो जैसे ही हमारा इधर से एंटर करेगा, ये एफरेंट वाली है,
इधर से एंटर कर लेगा ग्लोमेरुलस के अंदर, ये पूरा हमारा ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है। तो इसमें हमारे कुछ टिनी पोर्स होते हैं, इस तरह के हमारे कुछ पोर्स पाए जाते हैं। इन्हीं पोर्स के थ्रू क्या होता है कि जो भी हमारा जो वेस्ट है वो सारा का सारा हमारा फिल्टर आउट हो जाता है, और जो लार्ज पार्टिकल हैं जैसे हमारा प्रोटीन ब्लड चलता है वो फिल्टर आउट नहीं होते। अब जो फिल्टर हमारे यहाँ पे ब्लड इधर आके है ना, उसको हम यहाँ पे फिल्ट्रेट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फिल्ट्रेट, जो हमारा इधर आ चुका है। देन ये फिल्ट्रेट हमारा इसमें क्या क्या होता है, स्टार्टिंग में हमारा वाटर, आइंस, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और बाकी हमारे वेस्ट जैसे यूरिया वगैरह सारा कुछ हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसके बाद ये जो भी फिल्टर है वो हमारे यहाँ इस एरिया में आएगा, और ये इस एरिया से हमारा जो है इस बोमेंस कैप्सूल में हमारा चला जाता है। और बोमेंस कैप्सूल में हमारा प्रेशर डिफरेंस की वजह से जाता है, क्योंकि यहाँ प्रेशर हमारा ज़्यादा होता है, यहाँ कम होता है, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से सारा सारा हमारा ये है इस बोमेन कैप्सूल में चला जाता है। तो ये हो गया। देन ये बोमेन कैप्सूल क्या करेगी, इसको फर्दर जो है पीसीटी, यानी कि ये हमारे बोमेन कैप्सूल है तो आगे जो है इस पीसीटी में क्या है इसको बढ़ा देती है। तो ये हमारा होता है फिल्ट्रेशन, और ये बेसिकली हमारा फंडा चलता है। उसके बाद एक यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन है ना वो हमारा डिपेंड करता है जीएफआर पे। जीएफआर होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसका मतलब होता है कि कोई भी जो हमारी किडनी या जो नेफ्रॉन है वो 1 मिनट के अंदर कितना हमारे ब्लड को फिल्टर कर रहा है। तो अगर मैं सबका बताऊं, टोटल एक नेफ्रॉन का नहीं, जितने भी हमारे नेफ्रॉन है सबका बताएं, तो सारे के सारे नेफ्रॉन हमारे लगभग 1 मिनट के अंदर 125 ml ब्लड को फिल्टर करते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग निकाला गया है कि जो हमारी किडनी है वो पूरे दिन में लगभग 180 लीटर ब्लड फिल्टर करती है। लेकिन जिसमें से देखा जाए लगभग 99% जो हमारा फिल्टर रेट है वो फिर से हमारा ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और इसी वजह से जो हमारी यूरिन है वो सिर्फ हमारी 1 से लेके 1.5 लीटर तक होती है, जो पूरे दिन में बाहर निकल पाती है, और बाकी सब हमारा जो है फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो पहला प्रोसेस आपने पढ़ लिया फिल्ट्रेशन, कि इसमें सिंपल कुछ नहीं लिखना, जो भी हमारा ब्लड है वो इधर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं टिनी, उसमें से यहाँ बाहर निकल जाता है। ब्लड हमारे यहाँ एफरेंट से आएगा, ग्लोमेरुलस में जाएगा, यहाँ से ब्लड फिल्टर होगा, और हमारा वापस जो है इफरेंट से जो है आगे हमारा बढ़ जाता है। तो इस तरह ये पूरा हमारा फंडा चलता है। अब सेकंड प्रोसेस हमारी आती है रीअब्जॉर्प्शन, या इसी को हम जो है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं। अब इसको जो है हम ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये हमारा बेसिकली ट्यूबुल्स के अंदर होता है। जो हमारे यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर ये हमारी रीअब्जॉर्प्शन होती है, इसलिए हम इसको ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब देखो ये सिंपल हमारी प्रोसेस है जिसमें किडनी या जो हमारे नेफ्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, जो हमारा वाटर, आइंस या अदर जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट थे जो हमारे लिए ज़रूरी थे वो सारे के सारे जो हमारे चले गए थे उन सबको रीअब्जॉर्ब करता है हमारे ब्लड के अंदर। कहाँ से? जो फिल्ट्रेट हमारा बन गया था उस फिल्ट्रेट में से वापस करता है। यानी कि यहाँ से हमारा फिल्टर हो गया, यहाँ चला गया। अब ये जो हमारा फिल्ट्रेट है आगे बढ़ा, तो यहाँ पे आगे जैसे ही आएगा इसके अंदर के जो भी इंपॉर्टेंट वाले न्यूट्रिएंट है जो हमको चाहिए थे वो सारे के सारे फिर से हमारे रीअब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में आने लगते हैं। तो यही होता है। और उसके बाद जब ये रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, देन इसके बाद जो हमारा रिमेनिंग वेस्ट बचता है ना, वो एक्चुअल में हमारा वेस्ट होता है। वो हमारा क्या होगा, जैसे यहाँ से हर तरफ रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद जो हमारा एक्चुअल वेस्ट बचेगा वो हमारे यहाँ पे जाके और हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो ऑलमोस्ट 90% जो हमारा ब्लड होता है वो फिल्टर हो जाता है। तो अब सारा ब्लड फिल्टर हो गया, तो अगर ये हमारा रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है ना, तो हमारा सारा ब्लड बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो इतना ब्लड बाहर निकल जाएगा कि ये समझो अगली बार फिल्ट्रेशन के लिए भी ब्लड नहीं बचेगा और बंदा खत्म। और आप क्या करोगे, डायरेक्टली यूरिन में से ब्लड बाहर निकालोगे। तो इसीलिए क्या होता है कि ये रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज़रूरी है। और इसमें लगभग देखा जाए 90% जो ब्लड हमारा फिल्टर होता रहता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसका रीअब्जॉर्प्शन होना बहुत ज़रूरी है। और रीअब्जॉर्प्शन होने की वजह से क्या है कि वो हमारे वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है, क्योंकि वे सारा ही पानी निकल जाएगा तो हम भाई बॉडी में कमी हो जाएगी, बाकी एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करता है। तो जो रीअब्जॉर्प्शन है वो बेसिकली हमारी 3 जगह होता है मेनली, इसमें भी थोड़ा बहुत होता है। तो जो पीसीटी वाला पार्ट था जो हमारा ये वाला था, इसमें लगभग क्या होता है कि 100% जो हमारा अमीनो एसिड और ग्लूकोज है वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारे बेस्ट नहीं होते, इनका कोई काम नहीं है, तो ये हमारे बॉडी में वापस चले जाते हैं। 90% के करीब बाइकार्बोनेट भी हमारे फिर से जो है रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, और 65% के करीब हमारे इलेक्ट्रोलाइट भी है फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। और ये सारा का सारा मटेरियल हमारा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी पीसीटी के बीच में ही हो जाता है। तो यहाँ पे लगभग हमारा ये, और इलेक्ट्रोलाइट में देखा जाए सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, तो ये सारे आयंस हमारे जो है फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके बाद जो हमारा बचा हुआ फिल्ट्रेट है वो जाता है लूप ऑफ हेनले में। तो यहाँ पे देखो पानी हमारा होता है, लेकिन पानी इतना ज़्यादा नहीं होता। तो जो लूप ऑफ हेनले है उसमें जो डिसेंडिंग लेम है यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट पानी जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और जो इस वाला एरिया यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा जो सोडियम है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस तरह हमारा पूरा चलता रहता है। बाकी सोडियम के रीअब्जॉर्ब होने के लिए हमारे सोडियम पोटेशियम पंप पाए जाते हैं। यहाँ पे सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर है, तो इसके थ्रू हमारे ये रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ से हमारा बचा हुआ बिल्कुल यहाँ डीसीटी में जाता है। तो इसमें हमारे
अप्रॉक्स 5 से 10% जो हमारे सोडियम और क्लोराइड हैं वो हमारे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं और कैल्शियम भी हमारे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो बचा हुआ था वो हमारे यहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। अब जो बिल्कुल ही हमारा वेस्ट बच जाता है वो हमारे यहाँ से क्या है बाहर निकल जाता है। तो इस तरह ये पूरा का पूरा फंडा हमारा चलता रहता है और ये ऑलमोस्ट देखा जाए तो लगभग जो हमारे यहाँ पे निकल रहा था वो सारा का सारा हमारा रीअब्जॉर्ब भी हो चुका है। बाकी जो कलेक्टिंग इंडक्टर है इसमें भी थोड़ा बहुत हमारा जो है जो पोटेशियम और क्लोराइड रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं और ये तब होते हैं जब हमारी बॉडी में इसकी ज़रूरत होती है। जैसे एल्डोस्टेरोन वगैरह रिलीज करेंगे ये आपको आगे समझ आ जाएगा। अब हम यहाँ बात करें हमारा आखिरी स्टेप आता है ट्यूबुलस सिक्रीशन। अब ये एक्चुअल में क्या होता है, तो जैसे देखो आपने एक चीज़ देखी, यहाँ से हमने ये फिल्टर किया, हमारा जो बचा हुआ ब्लड था वो यहाँ से बाहर निकल गया और यहाँ से ऑलमोस्ट हमारा सारा का सारा यहाँ पे जो है फिल्टर हो जाता है। लेकिन अब मान लो कि भाई अगर कुछ ऐसा कंटेंट होगा जो हम चाहते थे कि यहाँ पे फिल्टर होता है लेकिन यहाँ पे फिल्टर नहीं हुआ और वो आगे चला गया इधर से, तब हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमारा होता है थर्ड स्टेप जिसका नाम होता है ट्यूबुलस सिक्रीशन। अब इसमें क्या होता है कि जो किडनी होती है ना वो सिक्रीट कर देती है जो अनवांटेड मतलब सब्सटेंस होते हैं जो हमारे वुमेन्स कैप्सूल में फिल्टर नहीं हो पाते हैं ब्लड में से, तो उन सबको क्या करेगी हमारे डायरेक्टली क्या करती है रीनल ट्यूब्स में डाल देती है। अब जैसे ये जगह हमारी है तो यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन तो होती है लेकिन साथ में यहाँ पे सिक्रीशन भी होती है, यानी कि जो कुछ हमारे ऐसे सब्सटेंस जो डायरेक्टली क्या होगा हमारे इसके यहाँ पे फिल्टर नहीं हो पाए तो वो हमारे इधर से जाएंगे और इधर जाने के बाद क्या होगा जो हमारी पीसीटी डीसीटी है इन सब में क्या है वो फिर से इसी वाले एरिया में मोस्टली क्या है हमारे फिर से क्या है सिक्रीट हो जाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल जैसे मान लो हमारा जो हाइड्रोजन आयन है और जो हमारा पोटेशियम अमोनिया है वो अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा होता है और ज़्यादा फिल्टर नहीं हो पाता तो जो पीसीटी होती है ना प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल उसके अंदर हमारे ये सिक्रीट कर दिए जाते हैं। यानी कि मान लो ये वाला एरिया हमारा ब्लड है और इसमें क्या हो पाए कि भाई ये हमारे अच्छे से सिक्रीट नहीं हो पाए, तो अब क्या होगा जो हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली हमारे इस पीसीटी वाले एरिया में रिलीज कर दिए जाएंगे, सिक्रीट कर दिए जाएंगे। तो ये एक अलग फंडा है, जो फिल्ट्रेशन का फंडा है वो अलग है, ये सिक्रीशन का फंडा अलग है। ये डायरेक्टली हमारे उसके अंदर जो रीनल ट्यूबल्स है उसके अंदर डायरेक्टली सिक्रीट कर दिए जाते हैं। फिर जो यूरिया है वो तो बहुत डेंजर होता है, तो वो हमारा लगभग लूप ऑफ हेनली में सिक्रीट कर दिया जाता है। फिर हमारा पोटेशियम हाइड्रोजन हमारे डीसीटी में भी सिक्रीट करते हैं और पोटेशियम हमारे कलेक्टिंग डक्ट में भी सिक्रीट किया जाता है। ये बहुत ही कम होता है और ये इसमें डीसीटी और पीसीटी में मोली होता है। बाकी यहाँ पे हमारा एक क्रेटिन भी होता है जो एक डेंजरस होता है, उसको भी हम यहाँ पे सिक्रीट कर देते हैं। तो ये सारा का सारा हमारा क्या होता है यहाँ सिक्रीट हो जाता है। तो अब यहाँ पे जो रीअब्जॉर्ब करने के बाद बच गया वो जो सिक्रीट हमने यहाँ पे किया वो और जो फिल्टर हो गया था ये सारा का सारा हमारा क्या है यहाँ पे पहुँच जाता है और पहुँचने के बाद वो हमारा कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है और उसी को कलेक्टिवली हम क्या बोल देते हैं यूरिन बोल देते हैं, जो हमारी बॉडी से बाहर जाती है। तो इस तरह हमारी ये पूरी पूरी यूरिन फॉर्म होती है और पूरे दिन में लगभग हम 1 से 1.5 लीटर तक यूरिन बनाते हैं। और अगर पूरे यहाँ पे यूरिन के बारे में बात की जाए कि अब क्या क्या चीज़ें मेनली यूरिन के अंदर आती है, तो यूरिन में लगभग 95% तो वाटर ही होता है और 2% यूरिया होता है जो हमारे के लिए डेंजर होता है। और ये यूरिया हमारा जो है सोडियम अमोनिया वगैरह से ही मिलके नाइट्रोजन वगैरह से हमारा बनता है। इसके बाद हमारे यहाँ पे आता है इलेक्ट्रोलाइट, तो इसमें हमारा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड ये सारे के सारे हमारे आयन से जो बाहर निकलते हैं। फिर हमारे कुछ बेस्ट प्रोडक्ट में जैसे हमारा क्रेटिन, यूरिया, बिलोरुबिन ये फिर से हमारे आगे तो ये होते हैं। इसके बाद हमारा हार्मोन्स से हो गए जैसे हमारा एडीएच हो गया या एल्डोस्टेरोन हो गया, ये बाहर निकलते हैं। फिर हमारे कुछ अदर्स हो गए जैसे प्रोटीन हो गया, शुगर्स हो गया, विटामिन हो गए। तो ये सारी हमारी चीज़ें हैं ये सब मिलकर हमारी यूरिन को बनाती हैं और ये हमारी बॉडी से बाहर, यानी कि ये 95% ये 97% हो गया, दो मिला के लगभग हमारे 3% में बाकी सारा होता है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा कम ही हमारा बाहर निकलता है। तो आई होप अब आपको जो है अच्छे से पूरा का पूरा फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन समझ आ गया होगा कि यूरिन कैसे बनती है भाई, कैसे आप लोगों की टॉयलेट वगैरह बनती है जिसको आप बाहर निकाल के आते हो। अब कोई भी डाउट आप भाई इसमें कमेंट करके पूछो। बाकी अब आपको जो है किडनी, नेफ्रॉन और ये फिजियोलॉजी यूरिन सारा कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कुछ और टॉपिक्स के बारे में। पहले तो हम इस एनाटॉमी को कंप्लीट समझ लें। तो जैसे हमारा किडनी, नेफ्रॉन हो गया, अब इसमें हमारा आता है यूरेटर्स। तो ये हमारे पेयर्ड ट्यूब होते हैं जो आपको यहाँ दिख रहे होंगे, पेयर में होते हैं और ये हमारे किडनी को इससे कनेक्ट करते हैं। और इनका मेन काम क्या होता है कि ये यूरिन जो बन गई है उसको यहाँ से निकाल के हमारे यूरिनरी ब्लैडर में पहुँचाने का काम करते हैं। ये लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, थिक बॉल होती है, थोड़ी सी मतलब मोटी बॉल होती है और नैरो होते हैं लेकिन खुद बहुत पतले होते हैं। और ये हमारे 3 लेयर से मिलकर बने होते हैं। पहली हमारी होती है फिब्रस कोट, ऊपर वाली होती है हमारी ये आउटर, ये हमारी मिडल और ये हमारी इनर होती है। ठीक है, तो ये आपको लेयर यहाँ पे दिख जाएंगे। फिर हमारा आता है यूरिनरी ब्लैडर। ये हमारा होलो होता है, मतलब बीच में खाली होता है, मस्कुलर ऑर्गन मसल सा ही पूरा बना होता है, इसमें हड्डियाँ वगैरह नहीं होती और इसमें यूरिन मतलब यूरिन को स्टोर करता है। इसके अलावा ये हमारे पेल्विस वाला जो रीजन होता है, नीचे वाला पूरा रीजन, वहाँ पे मतलब वहाँ पे पाया जाता है और किडनी के जस्ट नीचे और जो यूरेथ्रा होता है इसके जस्ट ऊपर, यानी कि ये यूरेथ्रा है इसके जस्ट ऊपर और किडनी से नीचे हमारा ये पाया जाता है। इसके बाद ये भी 3 लेयर को कंटेन करता है। तो सबसे अंदर की जो इसकी लेयर होती है ये वाली,
इसको हम म्यूकोसा बोलते हैं। इसके बाहर वाली बीच की लेयर को हम यहाँ पे डेट्रियूसर बोल देते हैं, और इसके बाद सबसे बाहर की हम सेरोसा बोलते हैं। इसमें हमारी जो म्यूकस है इसके ऊपर हमारी सब म्यूकस वगैरह भी आती है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लो। इसके बाद ये जो पूरी कैपेसिटी है इसकी, तो लगभग ये मान लो कि ये 400 से 600 ml तक यूरिन को स्टोर कर सकती है। यानी कि ये मान लो कि अगर आप अपने पीक लेवल पे हो, आप 2-4 घंटे से रोक कर रखे हो, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बन रहा है, तो समझ लो कि कम से कम आप 300-400 लीटर जो 300-400 ml आप जो है यूरिन को बाहर निकालने वाले होते हो, ठीक है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर पाए जाते हैं। ये कैसे काम करते हैं ये मैं आपको आगे बता दूंगा। अब हमारा सबसे आखिरी में आता है यूरेथ्रा। तो ये हमारा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके बारे में हमने जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम था उसमें भी अच्छे से पढ़ा था। तो ये क्या करेगा, यूरिन को कैरी करेगा ब्लैडर से, और इसके बाद क्या है, ये बाहर निकाल देगा। और ये अप्रॉक्स 20 सेंटीमीटर के करीब लॉन्ग होता है, और फीमेल्स के अंदर ये 4 से 5 सेंटीमीटर होता है। फीमेल्स में ज़्यादा नहीं होता, मेल्स में थोड़ा ज़्यादा होता है। बाकी ये हमारा जो है 3 लेयर में कंटेन करता है। म्यूकोसा सबसे अंदर की, सब म्यूकोसा मिडल, और मस्कुलरिस हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है। तो ये आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। अब हमारे यहाँ पे टॉपिक आता है पूरा का पूरा मिक्ट्यूरेशन। तो मिक्ट्यूरेशन एक्चुअल में क्या होता है, तो ये हमारी होती है यूरिनेशन। यानी कि जैसे हम लोग का जब पूरा नीचे का ब्लैडर भर जाता है ना, तो एकदम कहते हैं कि भाई एकदम टॉयलेट लगी है, टॉयलेट जाना है, बहुत ही ऐसे निशान दिखाते हो ये वाला। तो ये बेसिकली क्या होता है कि यूरिनेशन आपको करना है। तो यूरिनेशन हमारी वो प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, यानी कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग, यानी कि बाहर निकालना यूरिन को फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा। यानी कि यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से, इस यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से क्या करना है, यूरिन को बाहर निकालने की प्रोसेस को ही हम यहाँ पे यूरिनेशन बोल देते हैं, या इसी को हम मिक्ट्यूरेशन बोल देते हैं। तो ये कैसे काम करती है, तो ये बेसिकली एम्प्टिंग ऑफ यूरिन, इसको हम एक और टर्म से बोल सकते हैं कि हम अपने ब्लैडर को खाली कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को भी हम यहाँ पे मिक्ट्यूरेशन बोल देते हैं। तो ये 2 नंबर में आती है, लेकिन अगर लॉन्ग में आता है तो उसके अकॉर्डिंग भी मैंने बना रखा है। तो देखो क्या होता है कि सबसे पहले हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो धीरे धीरे फिलिंग हो रहा होता है, भर जाता है। जैसे ये फिल हो जाता है, यानी कि जो हमारी यूरिन है जो अपने अबव लेवल, यानी कि जितनी भरी जाती है उससे थोड़ा सा अप होती है ना, हमारे जो ये होता है ना, जैसे मान लो ये हमारा ब्लैडर है पूरा का पूरा, तो इस ब्लैडर के यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ये हमारे होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर। अब जैसे यहाँ पे हमारी यूरिन भर जाती है, ये हमारा पूरा, क्योंकि मस्कुलर है तो हमारा से फूलता है, जैसे गुब्बारा फूलता है ना, वैसे ही हमारा फूलेगा। और जब फूलेगा तो इनके जो स्ट्रेच रिसेप्टर है, स्ट्रेच का नाम ही है खिंचना, तो जैसे ही स्ट्रेच रिसेप्टर दबाव पड़ता है ये थोड़ा सा खिंचते हैं, और खिंचते ही क्या हो जाता है कि स्ट्रेच रिसेप्टर हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जैसे ये एक्टिवेट हो जाते हैं ये सिग्नल भेजेंगे हमारे ब्रेन, यानी कि ये स्ट्रेच हमारे डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं ब्रेन से, और ब्रेन में कौन सा एरिया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाला। तो वहाँ पे क्या करेंगे, ये सिग्नल भेजते हैं, और इन सिग्नल को हम सेंसरी बोलते हैं। यानी कि ये हमारा सेंस होके गया तो सेंसरी सिग्नल यहाँ पे वो करेंगे सेंस, और उसके बाद यहाँ पे ब्रेन क्या करेगा, देन रिवर्स में यहाँ पे सिग्नल भेजता है। तो ब्रेन यहाँ पे बेसिकली 3-4 काम करवाता है। सबसे पहले क्या करेगा, देखो ये जो हमारा होता है ना ब्लैडर, इस वाले को हम बोलते हैं यहाँ पे इंटरनल स्फिंक्टर। तो ये हमारा सबसे पहले क्या करेगा, ब्रेन इसको रिलैक्स करेगा। जैसे ये रिलैक्स होता है हमारी यूरिन क्या हो जाती है, हल्की से यहाँ तक आ जाएगी। अब जो हमारा यूरेथ्रा है ना, यहाँ भी हमारा एक स्फिंक्टर होता है। तो पहले क्या होगा कि ये हमारी यहाँ पे आ गई पूरा का पूरा यूरिन। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। अब जो हमारी यहाँ पे लेयर थी, मसल्स थी, मैंने आपको यूरेटर जो इसमें दिखाया था, जैसे हमारी ये डेट्रियूसर मसल्स है, मिडिल वाली है, और म्यूकोसा वगैरह है, तो ये हमारी क्या करेंगे, ये इसको कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। तो अब आप बताओ, ये यहाँ पे पूरा आ गया, ये हमारा प्रेशर दबेगा। जैसे ये दबेगा हमारी यूरिन तो बाहर निकलने के लिए दौड़ेगी ना। तो अब बाहर निकलने के लिए यहाँ पे तीसरा काम और हो जाता है, क्या होता है, रिलैक्सेशन एंड ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर। यानी कि अब जो हमारी यूरेथ्रा है वो पहले से टाइट होता है जिससे सबको रोक के रख सके, यूरेथ्रा हमारा रिलैक्स हो जाता है, और ये जो हमारा स्फिंक्टर है ये हमारा ओपन हो जाएगा। और इसके ओपन होते ही क्या है कि अब हमारा जो यूरिन है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा, आउट होना शुरू हो जाएगा, और हमारा ब्लैडर का खाली होना भी शुरू हो जाएगा। और बंदा उसके बाद जैसे ही हमारी कंप्लीट हो जाएगी, बंदा अपनी नॉर्मल पोजीशन पे चला जाएगा, ये क्लोज और हमारी स्ट्रेच रिसेप्टर नॉर्मल, और हमारा ये पूरा कनेक्शन कट। तो इस तरह हमारा वापस नॉर्मल भी आ जाता है। तो ये जो हमारी पूरी प्रोसेस होती है इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे मिक्ट्यूरेशन या फिर यूरिनेशन। ब्लैडर भरेगा, पूरा भर जाएगा, स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, इसके एक्टिवेट होते ही सिग्नल जाएगा ब्रेन के पास, ब्रेन से हमारा वापस आएगा, यहाँ पे हमारी जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी, ये वाला खुल जाएगा, यूरिन यहाँ पे आ जाएगी, फिर ये वाला खुल जाएगा, और यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये पूरी यूरिन बाहर निकल जाएगी और बाहर निकल जाती है। इस तरह ये पूरा का पूरा फंडा काम करता है। बाकी एक टर्म और आ जाता है, वो हमारा होता है मिक्ट्यूरेशन रिफ्लक्स। तो एक्चुअल में जो हमारी पूरी प्रोसेस हो रही है, तो इस प्रोसेस में जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो हमारा ब्रेन वगैरह है, वो जो रिफ्लक्स जनरेट कर रहा है, यानी कि वो जो रिस्पॉन्स दे रहा है ना, उसी को हम यहाँ पे बोल देते हैं मिक्ट्यूरेशन रिफ्लक्स। यानी कि नर्वस सिस्टम के द्वारा ये रिस्पॉन्स, जैसे ये पूरा हमारा नर्वस सिस्टम के द्वारा रिस्पॉन्स आया, तो एक्चुअल में ये वाला पार्ट हमारा मिक्ट्यूरेशन रिफ्लक्स के अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे ये पूरा जनरेट करता है रिफ्लेक्स, जिससे हम क्या कर सकें, अपने ब्लैडर को एम्प्टी कर सकें। और इसमें मसल्स, नर्व्स, ऑर्गन, बहुत सारी चीज़ें हमारी इन्वॉल्व होती हैं। तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा मिक्ट्यूरेशन के बारे में। अब हमारे 2 टॉपिक और बचे हैं जो शॉर्ट में ही है। तो पहले हम बात करते हैं रोल ऑफ किडनी इन एसिड बेस बैलेंस के बारे में।
तो अब देखो सिंपल बात की जाए तो किडनी बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। अब एसिड बेस बैलेंस एक्चुअल में क्या होता है, तो जैसे हमारी पूरी की पूरी बॉडी है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस बॉडी में आपको पता है कि बहुत सारे फ्लूइड्स और सब्सटेंस पाए जाते हैं। तो कुछ हमारे यहाँ पे एसिड नेचर के होते हैं, कुछ हमारे बेसिक नेचर के होते हैं। तो हमारी बॉडी का ये कर्तव्य बनता है कि वो इन दोनों को बैलेंस करके रखे, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी कम ज़्यादा हो जाता है, जैसे मान लो एसिड हमारा ज़्यादा हो गया तो हमारी बॉडी में एसिडिटी हो सकती है और नुकसान हो सकता है। बेसिसिटी ज़्यादा हो गई तब भी हमारी बॉडी में नुकसान होगा। बहुत चीज़ें हैं, जैसे मान लो HCl की कमी हो गई तो भाई खाना ही नहीं डाइजेस्ट होगा। तो इस तरह हमारी बॉडी में एसिड बेस का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी एसिड बेस के बैलेंस को रेफर क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में एसिड और बेसिस की एक्सक्रीशन, प्रोडक्शन या फिर इनका अमाउंट कितना बॉडी में है, तो इस अमाउंट को अगर हम मेंटेन रखेंगे तो हमारे ये जो है एसिड बेस बैलेंस मेंटेन रहता है। अब जो किडनी है वो यहाँ पे लंग्स के साथ मिलकर भी, लंग्स का क्या काम है ना, ये आपको इसके नेक्स्ट टॉपिक में समझ आ जाएगा। तो किडनी क्या करेगी, लंग्स के साथ मिलकर बाकी और भी अदर ऑर्गन के साथ मिलकर क्या करती है, हमारे एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करके रखती है और हमारे pH लेवल को मेंटेन करती है। अब ये pH लेवल क्या होता है, तो वैसे pH को डिफाइन कर सकते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन से, और ये बेसिकली क्या होता है कि हमारी बॉडी में हाइड्रोजन आयन का कितना कंसंट्रेशन है उसी को मेजर करते हैं और उसी के बेस पे हमारे pH लेवल चेंज होते रहते हैं। तो pH लेवल हमारे क्या होते हैं, 1 से लेकर 14 के बीच में होते हैं। अब जो 7, अगर किसी भी सब्सटेंस या फिर केमिकल का अगर pH 7 है, जैसे हमारा पानी का होता है, तो वो न्यूट्रल होता है। इसीलिए हम भाई पानी को बहुत आराम से पीते रहते हैं, क्योंकि पानी न्यूट्रल है, ना वो एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक होता है। इसके बाद बात करें तो अगर किसी का pH 7 से कम है तो वो सारे के सारे हमारे एसिडिक कहलाते हैं, और अगर किसी का pH 7 से ज़्यादा है तो वो सारे के सारे हमारे बेस कहलाते हैं। और हमें क्या है, इन्हीं दोनों को मेंटेन करके रखना होता है। अब जैसे आप लोग बताओ कि भाई हमारा जो ब्लड है उसका pH कितना होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि भाई कितने लोग इसके बारे में पता है। बाकी अब इसको मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं। तो यहाँ पे जो किडनी है वो बेसिकली 4-5 मैकेनिज्म करते हैं। मैंने सारे ही शॉर्ट में आपके लिए लिख दिए हैं। आप एग्जाम में अगर लॉन्ग में आता है तो आप इसको अच्छे से डिटेल्स में लिख के आ सकते हो। ये थोड़े से रीजनिंग टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो पहला हमारा होता है एक्सक्रीटिंग एक्सेस H पॉजिटिव आयन। अब देखो आपको मैंने सारी कहानी बता दी कि कैसे हमारे जो किडनी या नेफ्रॉन है वो कैसे यूरिन बनाते हैं, कैसे कहाँ पे आयंस को सिक्रीट करते हैं, कहाँ पे बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि किडनी क्या करती है कि अगर उसके बॉडी में मान लो एसिडिटी ज़्यादा हो रही है, एसिड का लेवल ज़्यादा है, तो वो क्या करेगी, जो एक्सेस में H पॉजिटिव आयन है उनको यूरिन के थ्रू क्या करेगी, बाहर निकालेगी। तो इस PCT के अंदर क्या करेगी, वो यूरिन को सिक्रीट करेगी। जो हमने अभी यहाँ पे देखा था कि हमारी यहाँ पे क्या हो जाती है, जो हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक था, जो हमारा थर्ड वाला यहाँ पे था, यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने देखा था कि जो H पॉजिटिव आयन है हमारे वो सिक्रीट होते हैं, यानी कि ट्यूबुलर सिक्रीशन में सिक्रीट होता है PCT में। तो अगर मान लो हमारी बॉडी में क्या है कि ज़्यादा, इसको आप चाहो इस तरह लिख के भी आ सकते हो और थोड़ा बहुत डायग्राम भी बना सकते हो, थोड़ा बहुत बना के लिखाना। तो जैसे ही हमारी बॉडी में मान लो एसिड ज़्यादा है तो हमारे किडनी क्या करेंगे, जो एक्सेस H पॉजिटिव आयन है उसको यूरिन में क्या कर देगी, सिक्रीट कर देंगे। इससे हमारा क्या होगा, एसिड बेस बैलेंस बना रहेगा, एसिडिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इस तरह हमारा ये काम करता है। फिर हमारा आता है रीअब्जॉर्बिंग बाइकार्बोनेट आयन। अब इसमें क्या है कि मान लो क्या हो गया, एसिडिटी ज़्यादा हो गई, तो उस केस में जो हमारे बाइकार्बोनेट आयन है वो थोड़े से क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो ये क्या होते हैं कि हमारे बाइकार्बोनेट हमारा बेसिक नहीं होता है, ये एज अ बफर की तरह काम करता है। बफर की तरह काम करने का मतलब क्या है कि जैसे ही क्या होगा कि हम क्या करेंगे, इसको रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये भी हमारा PCT वगैरह में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। यानी कि हमने यहाँ पे क्या देखा था कि PCT में बाइकार्बोनेट लगभग 90% हमारा जो है रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि PCT के अंदर हमारी बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब हो जाएगा और रीअब्जॉर्ब होने के बाद क्या करेगा कि ये हमारे pH को स्टेबल रखता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक तरह से बफर की तरह काम करेगा। और बफर का मतलब होता है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो हमारे pH लेवल को, यानी कि एसिडिटी और बेसिसिटी को मेंटेन करके रखता है। जैसे मान लो हमारे ब्लड का, चलो ये तो मैंने आपसे पूछा है, तो मान लो जितनी हमारी pH होगी ना उसको वो कम होने देगा ना ज़्यादा होने देगा। इवन उसमें हमारे H पॉजिटिव आयन मिल जाए या हट जाए तब भी वो उसको मेंटेन करके रखता है। तो ये काम होता है हमारा बफर का। तो ये इस तरह काम करता है। बाकी जो PCT वो इसको एब्जॉर्ब कर लेती है और PCT H पॉजिटिव आयन को सिक्रीट भी कर देती है, बाहर भी निकाल देती है। तो इस तरह ये दोनों हमारे काम करते हैं। फिर यहाँ पे हम बात करें रेगुलेटिंग इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस लेवल। तो आपको बताया कि जब इतना कुछ हमने पढ़ा तो इसमें हमारे सोडियम के, पोटेशियम के, कैल्शियम के, ये सब लेवल भी हमारे मतलब मेंटेन होते रहते हैं, रेगुलेट होते रहते हैं, जिससे हमारे ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन रहेगा। तो एसिड बेस भी हमारा मेंटेन रहता है। फिर हमारे ये अमोनिया को भी प्रोड्यूस करता है। तो अमोनिया भी हमारा थोड़ा बहुत H पॉजिटिव आयन को एज अ बफर की तरह काम करके उसको भी थोड़ा मतलब ठिकाने लगा देता है। इस तरह ये काम करेगा। बाकी हमारे जो pH है ना, किडनी के पास एक और एबिलिटी होती है। ये क्या करती है, जैसे हमारी यूरिन है, जो हमारी यहाँ से यूरिन आ रही होगी, तो ये क्या करते हैं कि इस यूरिन के pH को खुद से चेंज कर सकते हैं। यानी कि इस यूरिन के pH को वो एसिडिक भी बना सकती है और बेसिक भी बना सकती है। अब जैसे मान लो कि एसिडिटी ज़्यादा हो रही है बॉडी में, तो ये क्या करेगी, इसको एसिड के थ्रू बाहर निकाल देगी। बेसिडिटी ज़्यादा है तो इस तरह ये अपोज में जो है काम कर सकती है। तो ये कुछ शॉर्ट में हो गए, आपको डिटेल्स में नहीं ज़्यादा जाना है क्योंकि ये शॉर्ट में ही आता है। तो बस किडनी क्या कर सकती है, pH को मेंटेन कर सकती है यूरिन के। ये बस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
तो जैसे मान लो कि हमारी बॉडी अगर एसिडिक है तो यहाँ पे जो यूरिन है वो हमारी बहुत ज़्यादा बेसिक प्रोड्यूस की जाएगी इसी किडनी के थ्रू, और अगर ये हमारा बहुत ज़्यादा बेसिक है तो हमारी एसिडिक मतलब प्रोड्यूस की जाएगी। तो इस तरह हमारे यूरिन को भी ये थोड़ा सा मेंटेन कर देती है उसके पीएच को। तो इस तरह हमारे क्या कर सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, किडनी की मदद से अपने एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन कर रहे हैं सारा का सारा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हमारा आज का सबसे लास्ट टॉपिक आता है रोल ऑफ रास इन किडनी। तो रास एक्चुअल में क्या होता है, रास की फुल फॉर्म होती है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो ये आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में पढ़ा होगा, हाइपरटेंसिव डिसीज में पढ़ा होगा, हर तरफ आपने रास के बारे में पढ़ा होगा, पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, और सीनियर हो जाओगे तब आप और इसको पढ़ने को मिलेगा। तो इसका मतलब मेनली क्या होता है ना, आप बहुत अच्छे समझो, ये हमारा एक मेजर रोल प्ले करता है किसके अंदर, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के अंदर। तो जो हमारा रास है ना किडनी के अंदर, उसका सबसे मेन मेजर मोस्ट इम्पोर्टेंट काम क्या होता है कि हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है, बाकी हमारे फ्लूइड बैलेंस को भी मेंटेन करती है, बाकी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मेंटेन करती है। कैसे करती है ना, तो इसका मैंने थ्योरिकल नहीं, आपको डायरेक्टली फ्लो चार्ट की फॉर्म में दे दिया है। अगर ये 5-7 नंबर में आता है तो इसको लिख के आ जाना, और थोड़ी बहुत थ्योरी आप जो है खुद से बना के आ जाना। अब देखो बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया, बहुत बड़ी वीडियो भी हो गई है, तो थोड़ा सा इसे आप समझ लेते हैं। अब मैंने आपसे बोला था कि किडनी हमारा मतलब लीवर के साथ मिलके काम करती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लीवर हमारा एक सब्सटेंस रिलीज करता है एंजियोटेंसिनोजन। किसको करता है, एंजियोटेंसिनोजन को। और यहाँ पे किडनी हमारे एक सब्सटेंस रिलीज करती है रेनिन। किसको करती है, रेनिन को। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसने किया हमारा एंजियोटेंसिनोजन और किडनी ने किया रेनिन। अब ये रेनिन क्या करता है, रेनिन इस एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में। किस में कर देता है, एंजियोटेंसिन 1 में। अब यहाँ पे एक और हमारा होता है जिसका नाम होता है एंजियोटेंसिनो कन्वर्टिंग एंजाइम। तो ये एसी जो हमारा होता है ना, ये क्या करेगा, ये हमारा देन कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में, यानी कि ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है हमारा। तो इसने क्या किया कि देखो, इसने रेनिन की ने क्या किया, एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कर दिया, और इसने क्या किया, इस 1 को 2 में कन्वर्ट कर दिया एसी ने। अब ये है ना, ये हमारा मेन होता है। तो एंजियोटेंसिन 2 के यहाँ पे हमारे पाए जाते हैं रिसेप्टर। देन क्या होता है कि ये हमारा क्या करेगा, रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद एक तो क्या करता है ये बेजो कंस्ट्रिक्शन, ये आपने पैथो वगैरह में पढ़ी होगी, यानी कि हमारे ब्लड वेसल्स को पतला कर देता है, एक काम। दूसरा हमारा क्या करेगा, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, यानी कि एज ए पॉजिटिव हमारा रीअब्जॉर्ब होगा, जो आप यहाँ पे देख रहे थे, जो भी हमारा पूरा यहाँ पे हो रहा था। तो इसकी रीअब्जॉर्प्शन को, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को हमारे ये इसके अंदर बढ़ा देता है पीसीडी वगैरह में। तो सोडियम हमारे ब्लड में ज़्यादा आता है। इसके बाद हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी एक्टिवेट करता है, जो फर्दर हमारे बेजो कंस्ट्रिक्शन ही करवाता है। और इसके बाद ये हमारी मस्कुलर रेजिस्टेंस को भी क्रिएट कर देता है, जिससे क्या होगा, जो हमारा जैसे ये हमारे ब्लड है ना, तो इस ब्लड के अंदर से जो यहाँ पे मतलब वो हो रहा था, फिल्ट्रेशन हो रहा था, वो रेट हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस हो गया, मतलब इसके अंदर से जो सब्सटेंस है वो हमारे बाहर कम निकल पाएंगे। तो ओवरऑल इस पूरे ने क्या किया कि जो हमारे ये ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स के अंदर जो हमारा ब्लड का सब्सटेंस है उसकी अमाउंट को इंक्रीज कर दिया। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो इन सब ने हमारे ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा दिया, और ब्लड वॉल्यूम यानी कि ब्लड का अमाउंट बढ़ गया, तो ऑटोमेटिक हमारे जो ब्लड का प्रेशर था, क्योंकि ब्लड ज़्यादा हो गया तो हमारे ब्लड का प्रेशर भी बढ़ जाता है। अब ये कुछ इस तरह समझो, जैसे मान लो आप लोगों ने ट्यूबवेल वगैरह पे नहाए होगे, जहाँ इतना बड़ा पाइप होता है और इसमें से हमारा ढेर सारा पानी निकलता है। अब एक हमारा घर का पाइप होता है छोटा सा, इसमें से छोटा पानी निकलता है। तो जहाँ पे ज़्यादा पानी है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, जहाँ पे कम पानी है उसका प्रेशर कम होता है। सेम यहाँ पे है कि जब इन सब ने क्या किया, हमारे ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा दिया, तो जब हमारा ब्लड का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लड का प्रेशर भी तो बढ़ जाएगा ना, ऑब्वियसली बात है। तो इस तरह इसने ये काम किया। तो ये एक काम हो गया एंजियोटेंसिन 2 के। लेकिन इसके बाद ये यहाँ पे और क्या करता है कि ये यहाँ पे एल्डोस्टेरोन की रिलीज को बढ़ा देता है। अब एल्डोस्टेरोन को बनाता कौन है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं ना, तो ग्लैंड एक तरह से बनाता है हमारा एल्डोस्टेरोन को, और इसके इंक्रीज करा है, इस बनाने की प्रोडक्शन को बढ़ा कौन रहा है, हमारा एंजियोटेंसिन 2। यानी कि एक तो इसने ये सारे काम यहाँ पे किए, यहाँ पे ये गुल खिलाए, और यहाँ जाके इसने एल्डोस्टेरोन को बढ़ावा दिया। अब जैसे ही एल्डोस्टेरोन बढ़ जाता है, ये भी फर्दर हमारे सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, यानी कि फिर से हमारे ब्लड के अंदर सोडियम के अमाउंट को बढ़ा रहा है। और ओवरऑल क्या करेगा, हमारे फ्लूइड रिटेंशन को बढ़ा देगा, यानी कि जो हमारे इसके अंदर का फ्लूइड था वो हमारा पूरा बाहर नहीं निकलेगा, और इसके ब्लड के अंदर फ्लूइड हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो ओवरऑल हमारा ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी हमारा इनडायरेक्टली बढ़ जाता है। इसके अलावा हमारे एल्डोस्टेरोन का एक और काम होता है कि ये जैसे हमारा एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन बनाता है, ये हमारे किडनी को और प्रमोट करता है कि आप जाओ, क्योंकि ये एक तरह से हमारे इमरजेंसी ग्लैंड है, तो हमारा और प्रमोट करता है किडनी को कि आप और रेनिन को रिलीज करो, और जितना रेनिन हमारा रिलीज होगा उतना ही हमारा ये एंजियोटेंसिन 1 बनेगा, 2 बनेगा, और 2 और एल्डोस्टेरोन को बनाएगा। तो इस तरह ये हमारी एक साइकिल बन गई, और इधर ये पाथवे बन गया। तो इस तरह जब तक हमारी बॉडी में मतलब नॉर्मल हम ब्लड प्रेशर जब तक नहीं हो जाएगा, बढ़ नहीं जाता, तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है, और इस तरह ये पूरा फंडा हमारा चलता रहता है। तो जो रास है इसमें हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम आता है। तो रेनिन ने यहाँ पे ये काम किया,
एंजियोटेंसिन ने यहाँ पे ये 2 में कन्वर्ट हो गया और एल्डोस्टेरोन ने यहाँ पे सोडियम रिअब्शन किडनी के काम को और बीपी को बढ़ाने का काम किया। तो इस तरह इन तीनों चीज़ों ने यहाँ पे ये मिलकर काम किया है, तीनों सब्सटेंस ने, और इसीलिए इसको रास सिस्टम यहाँ पे बोलते हैं और ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए। तो आई होप आपको ये अच्छे से जो है पूरा का पूरा समझ आ गया होगा, पूरा का पूरा रास सिस्टम। अब देखा जाए तो स्टार्ट हमारा कैसे होता है कि लीवर हमारा रिलीज करता है एंजियोटेंसिनोजेन को और किडनी हमारी रिलीज करती है रेनिन को। अब इसी तरह लेना कि फर्स्टली क्या होता है कि जो हमारा एंजियोटेंसिनोजेन है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिनो-1 में, फिर हमारे ये 2 में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो ये लैंग्वेज आप थोड़ी बहुत खुद से बना के लेके आ सकते हैं, थोड़ा बहुत आप मैनेज कर सकते हो। तो ये सारा का सारा हो गया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। यूरिनरी सिस्टम की डेफिनेशन कमेंट करके लिखो, इस वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 3 में। तब तक थैंक यू, टेक केयर। आप सभी लोग अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखेगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।